हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में मैं आपको गैमेटोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करवा रहा था। तो वहाँ गैमेटोजेनेसिस में या तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस था या फिर मेगास्पोरोजेनेसिस था। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो था मेल गैमेट्स का डेवलपमेंट था या पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट था, जबकि मेगास्पोरोजेनेसिस जो था वो फीमेल गैमेट्स का डेवलपमेंट था बेसिकली। ठीक है, तो इन टुडेज वीडियो लेक्चर I am going to discuss about some facts of microspore, जिनको हम pollen grains बोला था। उन pollen grains का कुछ स्पेसिफिक फीचर्स, उन pollen grains की कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली हमने डिस्कस किया था कि एक टेट्राड से 4 pollen grains का फॉर्मेशन होता था। ठीक है, एक सिंगल टेट्राड जो था मियोसिस डिवीजन के बाद जो टेट्राड बनता था वहां से 4 पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता था बेसिकली, और 4 पोलन ग्रेन जो थे वो सेपरेट आउट हो जाते थे। अगर वो 4 पोलन ग्रेन्स या 4 पोलन सेपरेट आउट ना हो, ठीक है, और वो कंपाउंड और वो जॉइंट टुगेदर ही रहे, ठीक है, देन द कंडीशन इज नोन एज द पॉलिनियम। तो उसको हम बोलते हैं क्या? पॉलिनियम। ठीक है, 4 पोलन्स अगर सेपरेट आउट ना हो और वो हमेशा जुड़े ही रहे, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या? पॉलिनियम बेसिकली। कैलोट्रोपिस के केस में पॉलिनियम को हम ट्रांसलेटर एपरेटस भी बोलते हैं। दूसरा थिंग कि 4 पोलन्स जो है अगर वो परमानेंटली जुड़े रह जाते हैं, 4 पोलन्स अगर परमानेंटली जुड़े रह जाते हैं तो कंडीशन इज नोन एज द कंपाउंड पोलन्स बेसिकली। उनको हम बोलते हैं क्या? कंपाउंड पोलन। दूसरा चीज कि टेट्राड जो है जिससे पोलन्स डेवलप होते हैं, उस टेट्राड के अंदर अगर 4 से ज्यादा पोलन्स मिलते हैं, अगर 4 से ज्यादा पोलन्स फॉर्म होते हैं तो द कंडीशन इज नोन एज द पॉलीस्पोरी। उसको हम बोलेंगे क्या? पॉलीस्पोरी कंडीशंस बेसिकली। ठीक है, तो वो सारी कंडीशंस मैंने यहाँ पे आपको 1 बाय 1 लिखा हुआ है कि पहले तो ट्रांसलेटर एपरेटस या फिर पॉलिनियम होता क्या है। ये पॉलिनियम क्या होता है? पता है ना कि अगर पोलन ग्रेन्स या पोलन्स जॉइंट होते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलिनियम। तो पॉलिनियम हमें कैलोट्रोपिस के केस में मिल रहा है या एस्क्लेपिडेसी के केस में मिलता है, और ऑर्किडेसी फैमिली के केस में हमें पॉलिनियम कंडीशंस मिलता है बेसिकली। तो कैलोट्रोपी के केस में स्पेशल कंडीशन है कि यहाँ जो पॉलिनियम है उसको हम ट्रांसलेटर एपरेटस बोलते हैं। वो क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रांसलेटर एपरेटस। तो कैलोट्रोपिस के केस में पॉलिनियम जो कंडीशन है दैट इज द ट्रांसलेटर एपरेटस। तो पॉलिनियम आपको पता है, समझ में आ गया वो पॉलिनियम क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स जो है ये टेट्राड से बनते हैं। ठीक है, तो ये टेट्राड अगर सेपरेट ना हो और ये परमानेंटली अगर ये सेपरेट आउट ना हो, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलिनियम। अदरवाइज होता क्या है कि ये टेट्राड जो है, इस टेट्राड से 4 पोलन्स का फॉर्मेशन होता है। ये जब सेपरेट आउट होते हैं तब ये 4 पोलन्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये चारों जो टेट्राड है इनकी जो सेल्स है, एक टेट्राड के अंदर जो 4 सेल्स हैं, ठीक है, वो कैलोज के थ्रू जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो कैलोज का ब्रेक डाउन होने के बाद ये चारों सेल्स क्या होती है? सेपरेट आउट होती है और पोलन्स का फॉर्मेशन करती है। लेकिन अगर ये सेपरेट ना हो और ये जुड़े रहते हैं या हेल्ड टुगेदर रहते हैं, देन द कंडीशन इज नोन एज द पॉलिनियम। इसी को हम बोलते हैं क्या? पॉलिनियम। तो यही इसी जगह पे ये 4 पोलन्स का फॉर्मेशन कर देगी, एक पोलन, दूसरा पोलन, तीसरा पोलन और चौथा पोलन। तो ऐसा कंडीशन जिसमें कि पोलन्स जो है वो सेपरेट ना हो, ठीक है, वो टेट्राड से, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलिनियम। कैलोट्रोपिक्स के केस में इसी कंडीशन को, ये जॉइंट टुगेदर जो कंडीशन है पोलन्स का, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटर एपरेटस बेसिकली। दूसरा थिंग कि अगर 4 से ज्यादा पोलन्स मुझे मिलते हैं, if more than 4 pollens are present in tetrad, जो टेट्राड कंडीशन था उस टेट्राड कंडीशन के अंदर अगर 4 से ज्यादा मुझे पोलन्स मिलते हैं, then the condition is known as the polyspory। उसको हम बोलेंगे क्या? पॉलीस्पोरी बेसिकली। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना पॉलीस्पोरी। ठीक है, कि अभी तो टेट्राड के अंदर या 4 पोलन्स मिल रहा है इसके अंदर, लेकिन इसमें अगर मोर देन 4 अगर मुझे मिलता है तो द कंडीशन इज नोन एज द पॉलीस्पोरी। उसको हम बोलते हैं क्या? पॉलीस्पोरी कंडीशन। दूसरा है कि ये पोलन्स जो है टेट्राड के अंदर, जो पोलन्स का फॉर्मेशन हुआ है, ये परमानेंटली अगर जुड़े रहते हैं,
लॉन्ग टाइम या परमानेंटली इनका हेल्ड टुगेदर रहता है, देन दिस कंडीशन इज नोन एज द कंपाउंड पॉलन, कंपाउंड पॉलन्स, ठीक है। तो डिफरेंस थोड़ा समझना कि पॉलिनियम में और कंपाउंड पॉलन्स में डिफरेंस क्या है। कंपाउंड पॉलन्स में और पॉलिनियम में डिफरेंस जो है वो पॉलिनियम के केस में अगर देखते हैं तो यहाँ इन टेट्राड से जब पॉलन्स का फॉर्मेशन होता है, टेट्राड से जब पॉलन्स का फॉर्मेशन होता है तो ये चारों सेपरेट आउट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो चारों सेपरेट ना हो तो टेट्राड के अंदर ये चारों जुड़े रहें तभी पॉलन्स का फॉर्मेशन होता है, तो उस कंडीशन को तो हम बोलते हैं पॉलिनियम। दूसरा थिंग, पोलन ग्रेन्स बनने के बाद, पोलन ग्रेन्स बनने के बाद भी अगर ये परमानेंटली जुड़े रहें, पोलन्स बनने के बाद भी अगर ये परमानेंट जुड़े रहें पोलन ग्रेन्स, ठीक है, तो द कंडीशन इज नोन एज द कंपाउंड पोलन। उसको हम बोलते हैं क्या? कंपाउंड पोलन बेसिकली, ठीक है। तो कंपाउंड पोलन में ये पोलन ग्रेन्स जो होंगे ना वो हमेशा के लिए ही जुड़े रहेंगे, लेकिन पॉलिनियम के केस में वो तभी तक जुड़े रहते हैं जब तक कि वो पॉलन्स का फॉर्मेशन करे, ठीक है। अदरवाइज पॉलन्स बनने के बाद ये फिर से सेपरेट आउट हो जाते हैं बेसिकली। नॉर्मल केस में क्या होता था कि ये टेट्राड होता था और इस टेट्राड की जो सेल्स है हर एक सेल सेपरेट आउट होकर नहीं वो पॉलन्स का फॉर्मेशन करती थी। ये सेल सेपरेट हुआ और इसने पॉलन्स का फॉर्मेशन किया, पॉलन्स का, तो वो डिसोसिएट होने के बाद, सेपरेट होने के बाद पॉलन्स का फॉर्मेशन करती थी। लेकिन इस कंडीशन में क्या हुआ यहाँ पे पॉलिनियम के केस में कि टेट्राड की जो सेल्स हैं ये साथ रह के ही पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करती है, तब उस कंडीशन को हम बोलेंगे क्या? पॉलिनियम। दूसरा, अगर ये पोलन्स परमानेंटली एसोसिएटेड रहते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, तब हम उस कंडीशन को बोलते हैं क्या? कंपाउंड पोलन्स बेसिकली। इसके अंदर एक से ज्यादा, चार से ज्यादा पोलन्स का फॉर्मेशन अगर हो जाता है तो कंडीशन इज नोन एज द पॉलीस्पोरी, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान में रख के चलना है। दूसरा है कि यहां 4 से ज्यादा, वो 6 और 8 और 64 भी हो सकते हैं बेसिकली, पोलन्स अगर एसोसिएटेड रहते हैं इसके साथ। पोलन्स अगर मोर देन 4 या 6 to 8 या 64 पोलन्स ग्रेन्स अगर एसोसिएटेड रहते हैं तो द कंडीशन इज नोन एज द मसूली। उसको हम बोलते हैं क्या? मसूली कंडीशन बेसिकली, ठीक है। जैसे हमें कहा नियोटिया के केस में मिलेगा और मिमोसा के केस में मिलेगा बेसिकली, ठीक है। तो मैंने वही सारी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है कि द एस्क्लेपिडेसी और क्वार्कोडेसी फैमिली, ऑल द पोलन्स ग्रेन्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द पॉलिनियम, उसको हम बोलेंगे पॉलिनियम। इन गोलेट्रोपिस पॉलिनियम इज आल्सो कॉल्ड एज द ट्रांसलेटर एपरेटस। अगर 4 से ज्यादा, इफ मोर देन 4 पोलन्स ग्रेन्स आर फाउंड इन टेट्राड then it is called as the polyspory, जो हमें कास्कोटा के केस में मिलेगा। एग्जांपल ध्यान रख के चलना है। दूसरे कि if 4 pollens of tetrad join together permanently, अगर परमानेंटली जुड़े रहते हैं तो कंडीशन इज नोन एज द कंपाउंड पोलन्स। और कंपाउंड पोलन्स किसके केस में मिलेगा वो एग्जांपल हमें थोड़ा ध्यान रखना है। ड्रोसेरा के केस में मिलेगा, ड्राइमिस के केस में मिलेगा, टाइफा के केस में मिलेगा और एलोडिया के केस में मिलेगा। वैसे इसको याद करने के लिए हमने याद एक टर्म बना है डीडीटी और ठीक है, डीडीटी जो कि एक स्प्रे है, इंसेक्टिसाइड स्प्रे है बेसिकली, ठीक है। दूसरा है कि कंपाउंड पोलन्स जैसे मिमोसी के केस में मिलते हैं, मिमोसा के केस में मिलते हैं फैमिली में, कंटेन 6 to 8 और 64 पोलन ग्रेन्स इज स्टिकी टुगेदर, जो कि साथ साथ जुड़े रहे टू फॉर्म द स्मॉल यूनिट, ठीक है। वो साथ 6 से ज्यादा, 6 से 8 या 4 से ज्यादा पोलन ग्रेन्स अगर स्मॉल यूनिट के अंदर जुड़े रहे तो द कंडीशन या स्मॉल यूनिट इज नोन एज द मसूली, जिसको हम बोलेंगे क्या? मसूली बेसिकली। यहाँ एक कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7, 8, 9 एक्सेट्रा, ये अगर स्टिकी जुड़े रहे आपस में, दिस इज नोन एज द मसूली। इसको हम बोलेंगे क्या? मसूली कंडीशन, जो कि किस किस के केस में मिल रहा है? न्यूटिया के केस में मिल रहा है और मिमोसा के केस में मिल रहा है। याद करने के लिए एक नाम दे दिए, जैसे नेमी कोई नाम है तो नेमी में एनी तो क्या है? न्यूटिया, और एमआई कौन है? मिमोसा बेसिकली। पोलन्स कुछ ऐसे पोलन प्लांट्स भी होते हैं जिनके पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एयर के अंदर होते हैं और वो एलर्जी कॉज करने का रोल प्ले करते हैं।
तो ऐसे पोलन ग्रेन्स को हम बोलते हैं एरोपोलर्जेंस, एरोपोलन ग्रेन्स बेसिकली। पोलन्स ऑफ सम प्लांट्स इन एयर are present in air causes the allergies called as the aeropollens, उनको हम बोलेंगे क्या, एरोपोलर्जेंस। किस किस के पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एलर्जी कॉज करते हैं, तो ध्यान रखना, चिनोपोडियम का पोलन ग्रेन्स, पार्थेनियम, सोरगम, एमारैंथस, ठीक है, ये पोलन ग्रेन, और इनका काम होता है क्या है, वो हे फीवर कॉज करते हैं, ठीक है। हे फीवर जो है उसके वो कॉज होता है बाय द पोलन्स ऑफ द एम्ब्रोसिया। Pollens of some plants are present in the air which causes the allergy, are considered as the aero allergens, उनको हम बोलेंगे क्या, aero allergens, ठीक है। सारे प्लांट नहीं, कुछ प्लांट्स के पोलन ग्रेन जो है वो एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो एलर्जी कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे पोलन ग्रेन्स को हम बोलते हैं एरोपोलर्जेंस। जैसे हमें किस किस केस में मिल रहा है, चिनोपोडियम के केस में, पार्थेनियम के केस में, सोरगम के केस में, एमारैंथस के केस में हमें मिलता है, ठीक है। ऐसे एक एग्जांपल है एम्ब्रोसिया, तो एम्ब्रोसिया के जो पोलन ग्रेन्स होंगे दे कॉजेस द हे फीवर बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट इज द पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी प्लांट्स। अब पोलन ग्रेन्स जो है वो न्यूट्रिएंट से रिच होते हैं। अब न्यूट्रिएंट से रिच होते हैं तो इनको एथलीट्स का परफॉर्मेंस इंक्रीज करने में यूटिलाइज किया जाता है। जो रेसेस हॉर्सेस होते हैं, ठीक है, उनके केस में इसको यूटिलाइज किया जाता है बेसिकली। पोलन ग्रेन्स होते हैं दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो इनको एज ए फूड सप्लीमेंट्री यूटिलाइज किया जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर इनको कैप्सूल की फॉर्म में या टैबलेट की फॉर्म में या सिरप की फॉर्म में भी यूटिलाइज किया जाता है। एज वेल एज इनको एथलीट्स के थ्रू भी यूटिलाइज किया जाता है उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने में। जो रेसेस हॉर्सेस होते हैं उनके केस में भी इनको यूटिलाइज किया जाता है उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। तो यही वही लिखा हुआ था, पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी प्लांट्स आर रिच इन द न्यूट्रिएंट्स। It became a fashion in recent years to use pollen tablet as a food supplement basically. In Western countries, a large number of pollen products in the form of tablet and syrups are available in market. The pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and races horses basically. ठीक है। इसके अलावा इनकी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक जो है, जो पोलन्स के कुछ और फैक्ट्स हैं कि वो पूछ लेता है कई बार कि किसके पोलन ग्रेन्स सबसे लॉन्गेस्ट होंगे, किसके पोलन ग्रेन्स सबसे लार्जेस्ट होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। लार्जेस्ट पोलन ग्रेन है, लार्जेस्ट पोलन ग्रेन मिलेंगे मुझे मिराबिलस के केस में, मिराबिलिस जो जलापास के केस में हमें क्या होंगे, ये लार्जेस्ट पोलन मिलेंगे। दूसरा स्मॉलेस्ट पोलन, ग्रेन ये मुझे मिलेंगे मायोशोटिस के केस में, मायोशोटिस इसके केस में। लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन they found in case of जोस्टेरा, ठीक है, ये मुझे जोस्टेरा के केस में। इसके अलावा 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायोसेक टाइप पोलन ग्रेन होंगे, टाइप पोलन ग्रेन
syndication such type of pollen grain, such type of pollen grain discovered by नीमैक, और डिस्कस किए थे किसने? सो it also called as नीमैक phenomena. उसको इस वजह से हम उसको और क्या बोलते हैं? नीमैक फिनोमिना. इसके अलावा डंबल सेट जो पॉलन ग्रेन्स है, डंबल सेट pollen grain are present in Vinca herbaceae. इसके केस में देखेंगे, ठीक है. इसके अलावा कुछ पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो स्टिकी नेचर के होंगे, जो कि ऐसे प्लांट्स जो पॉलिनेशन करते हैं बाय इंसेक्ट, ठीक है. इन द सेंस एंटोमोफिली पॉलिनेशन परफॉर्म करने वाले जो प्लांट्स होंगे उनके पॉलन ग्रेन्स के ऊपर एक स्टिकी और एक ऑयली सब्सटेंसेस का कवरिंग प्रेजेंट होता है, जो कि येलोइश कलर का होता है, ठीक है. तो उसको हम बोलते हैं क्या? पॉलन किट. और ये पॉलन किट जो होगा इट प्लेज द रोल इन डिफरेंट फंक्शन. वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का भी काम करेगा, वो उस पॉलन्स को प्रोटेक्ट करने का भी काम करेगा, ठीक है. और वो पॉलिनेशन में भी रोल प्ले करेगा बेसिकली इन इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स. In case of insect pollinating plants, pollen grains are covered with oily substances, लेयर जो कि बना हुआ होगा लिपिड्स प्लस कैरोटीनॉइड, जो कि इसका बना हुआ है, ठीक है. इट इज येलो कलर, ठीक है. तो ऐसे पॉलन ग्रेन्स को हम बोलते हैं क्या? पॉलन किट. इन द सेंस कहने का मीनिंग क्या है कि ऐसे प्लांट जो कि इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन परफॉर्म करते हैं उनके जो पॉलन ग्रेन्स होंगे उन पॉलन ग्रेन्स के ऊपर ऑयली सब्सटेंसेस का एक लेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि बना होता है लिपिड्स का और कैरोटीनॉइड्स का. तो ये ऑयली सब्सटेंसेस की जो लेयर है वो स्टिकी होती है. तो स्टिकी होती है तो इंसेक्ट के साथ अटैच हो जाती है, ठीक है. अटैच होने के बाद क्या होता है ना, इंसेक्ट इनको दूसरे प्लांट्स के पास पॉलिनेट परफॉर्म कर देता है बेसिकली, ठीक है. तो यहाँ ऐसे पॉलन ग्रेन्स को हम बोलते हैं पॉलन किट. जैसे ये पॉलन ग्रेन्स है कोई, दिस पॉलन ग्रेन्स, तो इस पॉलन ग्रेन्स के ऊपर एक वैक्सी लेयर पे कवरिंग है. वैक्सी लेयर या वैक्सी सब्सटेंसेस का या फिर ऑयली सब्सटेंसेस का कवरिंग है, जो कि येलोइश कलर का होता है बेसिकली, ठीक है. तो ऐसे पॉलन ग्रेन्स को हम बोलते हैं पॉलन किट. बेसिकली पॉलन किट का फंक्शनिंग जो होगा
It protect the plants. It protect the pollen grains from the ultraviolet rays. It protects pollens from harmful ultraviolet rays, रेडिएशन, उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है। दूसरा, ड्यू टू येलो कलर इट अट्रैक्ट द इंसेक्ट। ड्यू टू येलो कलर इट अट्रैक्ट द insect thus plays role in pollination। इस वजह से क्या है, इंसेक्ट के साथ अटैच होगा, तो अटैच होने के साथ ही क्या होगा, इंसेक्ट से वो दूसरे फ्लावर्स के पास ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये पॉलन किट जो है ना ऑल्सो रोल प्ले कर रहा है पॉलिनेशन के अंदर। बेसिकली स्टिकी नेचर होने की वजह से वो अटैच हो जाता है। ड्यू टू स्टिकी नेचर pollen kit attaches with the insect। ठीक है, तो ध्यान रखना कि पॉलन किट होता क्या है कि जो इंसेक्ट पॉलिनेटिंग जो प्लांट्स होंगे, ठीक है, द पॉलन ग्रेन्स आर कवर्ड विद द ऑयली सब्सटेंसेस लेयर दैट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड कैरोटिनॉइड्स। इट इज येलो कलर। such type of pollens are called pollen kit। ध्यान रखना कि pollen kit क्या होता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक फैक्ट थे pollen grains के बारे में कि pollen grains डिफरेंट कंडीशंस में हमें मिलते हैं। अदरवाइज नॉर्मल जो pollen grains होगा, सिंगल जो pollen grains फॉर्म होता है उस टेट्राड की हर एक सेल से। ठीक है, तो टेट्राड में तो 4 सेल्स एसोसिएटेड होती है, तो चारों सेल सेपरेट आउट होकर दे फॉर्म द न्यू pollen grains बेसिकली। अच्छा, एक और चीज, हमने pollen grains के ऊपर एक ऐसा रीजन देखा था जहाँ किसी टाइप से कोई स्पोरोपोलिन का डिपोजिशन नहीं था या फिर किसी टाइप से कोई एग्जाइन प्रेजेंट नहीं था, उसको हमने बोला था जर्मपोर। ठीक है, तो ये जर्मपोर जो होंगे वो मोनोकॉट्स के अंदर अलग टाइप्स के होते हैं और डाइकॉट्स के अंदर अलग टाइप से होते हैं बेसिकली। तो अनदर फैक्ट इज जर्मपोर। ये पॉलन ग्रेन, इस पॉलन ग्रेन के ऊपर ये एग्जाइन था, तो इस पॉलन ग्रेन के ऊपर एक ऐसा रीजन जहां किसी टाइप से कोई जहां किसी टाइप से कोई एग्जाइन प्रेजेंट नहीं था, उस रीजन को जर्मपोर के बेसिस पे पॉलन ग्रेन डिफरेंट टाइप्स के होंगे। तो पोरेट टाइप के पॉलन ग्रेन्स हो सकते हैं, वो कॉल्पेट टाइप के पॉलन ग्रेन्स हो सकते हैं। तो ये जर्मपोर होगा ना वो डिफरेंट होगा। ये सर्कुलर जर्मपोर, ऐसे पॉलन ग्रेन्स को हम बोलते हैं पोरेट पॉलन ग्रेन। दूसरा ऐसा पॉलन ग्रेन जिसमें लेंस से पॉलन जर्मपोर प्रेजेंट होगा, दिस इज लेंस।
उसको बोलते हैं कॉलपेट पोलन ग्रेन, कॉलपेट पोलन ग्रेन, ग्रेन ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कॉलपस, कॉलपस जर्मपोर। जर्मिनल टाइप के जर्मपोर जो कि फरो की फॉर्म में होंगे बेसिकली, जर्मिनल। ग्रुप्स की फॉर्म होंगे, ग्रुप्स, ग्रुप्स की फॉर्म ठीक है। तो ये तो लेंस शेप है, लेंस, और ये पोर फॉर्म है ठीक है। ये अलग अलग टाइप के हैं बेसिकली, वो पोर फॉर्म के भी, वो लेंस शेप के भी हो सकते हैं, वो ग्रुप शेप के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पोरेट टाइप पोलन ग्रेन्स और कॉलपेट टाइप पोलन ग्रेन्स, दे आर फाउंड इन केस ऑफ डाइकोट्स, फाउंड इन डाइकोट्स, डाइकोट्स ठीक है। अब इनमें से भी पूछ लेता है कि डाइकोट्स में सबसे ज्यादा कौन से टाइप के पोलन ग्रेन्स हमें मिलते हैं ठीक है। तो आंसर विल बी द कॉलपेट ठीक है। तो कॉलपेट टाइप के पोलन ग्रेन जो होंगे ना, अगर उनपे 3 कॉलपेट प्रेजेंट है तो बोलते हैं ट्राई कॉलपेट। तो मैक्सिमम या मोस्टली जो पोलन ग्रेन्स हैं ठीक है, वो ट्राई कॉलपेट टाइप के पोलन ग्रेन्स होंगे इन केस ऑफ डाइकोट्स बेसिकली। 3 कॉलपस टाइप जर्मपोर present in case of, present in most of dicots, dicots are called tricolpate, tricolpate, colpate ठीक है। जबकि मोनोकॉट्स के केस में सिंगल जर्मपोर प्रेजेंट होगा, इस वजह से उनको बोलते हैं मोनोकॉलपेट। इन मोनोकॉट, मोनोकॉट, मोनोकॉट्स के केस में, इन मोनोकॉट सिंगल जर्मपोर, सिंगल जर्मपोर प्रेजेंट, सो कॉल्ड मोनोकॉलपेट, मोनोकॉलपेट। इस वजह से हम बोलते हैं क्या, मोनोकॉलपेट टाइप ठीक है। तो ध्यान रखना जर्मपोर के बेसिस पे ठीक है, वो पोर फॉर्म की फॉर्म में भी जर्मपोर हो सकता है ठीक है, या फिर लेंस फॉर्म में भी जर्मपोर हो सकता है बेसिकली, या फिर फरो और ग्रुप फॉर्म में भी जर्मपोर हो सकता है बेसिकली ठीक है। तो अगर वो पोर फॉर्म में है तो उसको बोलते हैं पोरेट पोलन ग्रेन्स, जिसमें जो जर्मपोर है वो कैसे पोर फॉर्म में और सर्कुलर फॉर्म में है बेसिकली ठीक है। जबकि लेंस फॉर्म में जो जर्मपोर हैं पोलन ग्रेन्स के ऊपर, उनको बोलते हैं कॉलपस जर्मपोर, और ऐसे पोलन ग्रेन्स को हम बोलते हैं कॉलपेट पोलन ग्रेन्स। अब मोस्ट ऑफ डाइकोट के केस में जो पोलन ग्रेन्स हैं उनके पास 3 जर्मपोर प्रेजेंट है ठीक है। तो इस वजह से उनको वहां पर बोल देते हैं कि हम ट्राइकॉलपेट कंडीशन ठीक है, या ट्राइकॉलपेट टाइप ऑफ जर्मपोर। तो दिस वाज रिलेटेड टू जर्म। इन पोलन ग्रेन्स का जो स्टडी है उनको हम बोलते हैं पॉलिनोलॉजी, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स आर नोन एज पॉलिनोलॉजी बेसिकली। दूसरा थिंग, जो जर्मपोर हैं, द नंबर ऑफ जर्मपोर कॉमा स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ जर्मपोर, नंबर ऑफ जर्मपोर and structure, shape of exine is the significant feature, is the significant features used in
टैक्सोनॉमी, इसको टैक्सोनॉमी में यूटिलाइज किया जाता है, यूज इन टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स थे उन पॉलन ग्रेन्स के केस में बेसिकली। ठीक, नेक्स्ट इज डेहिसेंस ऑफ एंथर। एंथर का जो डेहिसेंस है वो डेहिसेंस या एंथर का जो बस्टिंग है, इस डेहिसेंस के बेसिस पे उसके अंदर जो पॉलन ग्रेन्स भरे थे या पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट थे पॉलन सेक्स के अंदर, दे रिलीजेड इनटू द एनवायरनमेंट बेसिकली। तो हम यहाँ पे वो मैकेनिज्म डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज डेहिसेंस ऑफ एंथर। वो डेहिसेंस होता कैसे बेसिकली, ऑफ एंथर। ध्यान रखना कि जब एंथर का डाइसेंस होता है तभी वो पॉलन ग्रेन्स एंथर से रिलीज होंगे बेसिकली। डेहिसेंस ऑफ एंथर जो है वो मैंने आपको बताया था कि जो पॉलन जो एंथर है उस एंथर की 4 वॉल्स होंगी, आउटरमोस्ट वॉल एपिडर्मिस, उसके बाद वाली जो वॉल थी दैट वॉल एंडोथीसियम, देन मिडिल लेयर एंड देन टैपिटम। तो टैपिटम जो सबसे इनर मोस्ट लेयर था, तो मैंने बताया था कि जो एंडोथीसियम लेयर है एंथर का, ठीक है, इट टेक पार्ट इन द डेहिसेंस ऑफ ऑन द एंथर। तो उस एंथर को डेहिसेंस करवाने में रोल प्ले करती थी बेसिकली। अब वो ऐसा क्यों करती थी, आपको वो भी बताया था मैंने वहां पे कि जो एंथर की जो एंडोथीसियस जो वॉल है उसके अंदर कैलोज और अल्फा सेलुलोजिक फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, जिनका नेचर जैसा हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। तो उस हाइग्रोस्कोपिक नेचर की वजह से, ठीक है, वो क्या है, वाटर को लॉस करने का काम करती है, वो एब्जॉर्ब करने का काम करती है और लॉस करने का काम करती है। तो वही यहाँ पे मैंने पूरा मैकेनिज्म बताया है। यहाँ पे द टेक प्लेस इन ड्राई सीजन, जो एंथर का जो बस्टिंग है, एंथर का जो डेहिसेंस है, इट टेक प्लेस ड्यूरिंग द ड्राई सीजन बेसिकली। इट अकर ड्यू टू द हाइग्रोस्कोपिक नेचर ऑफ द एंडोथीसियम। वो एंडोथीसियम के हाइग्रोस्कोपिक नेचर की वजह से ऐसा होता है बेसिकली। तो एरो डायग्राम में मैंने सब बताया हुआ है यहाँ पे, ड्यू टू द हाइग्रोस्कोपिक नेचर ऑफ एंडोथीसियम, loss of water molecule will occur from the cells of endothelium। एंडोथीसियम वॉल की जो सेल्स हैं वहां से वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, लॉस होगा, जिसकी वजह से उन सेल्स के अंदर टेंशन डेवलप होंगे बेसिकली। ठीक है, और टेंशन की वजह से उनकी वॉल जो होंगी वो वहां से टियर होंगी और रप्चर्ड होंगी बेसिकली। लॉस ऑफ वाटर विल अकर फ्रॉम द सेल ऑफ एंडोथीसियम रिजल्टिंग इन द वॉल ऑफ एंडोथीसियल सेल्स try to contact but inner radial wall do not contact। सरफेस वाली जो सेल्स की जो वॉल होगी वो वहां से कांटेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन इनर वाली जो सेल्स होंगी वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर फाइबर्स एसोसिएटेड होते हैं बेसिकली, सेलुलोजिक फाइबर्स वहां पे प्रेजेंट होंगे बेसिकली, जिसकी वजह से क्या होगी, जो इनर वॉल होगी ना वो इनर वॉल कांटेक्ट नहीं कर पाती। ठीक है, तो कंटिन्यूएशन में कॉन्ट्रैक्शन होता जाता वॉल, ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन द आउटर वॉल बिकम कॉन्ट्रैक्ट और इनकर्व। वो क्या हो जाएगी, वहां से कॉन्केव शेप की होगी और इनकर्व हो जाएगी, इन द सेंस वो डीपन्स होती चली जाएगी उसमें। जैसे जैसे डीपन्स होती जाएगी, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, द इनकरिंग ऑफ आउटर वॉल एक्सर्ट ए पुलिंग फोर्स। वो क्या है, एक फोर्स डेवलप करेगी और फोर्स की वजह से टेंशन, पुलिंग फोर्स और टेंशन ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द एंथर। वो एंथर की पूरी सरफेस के ऊपर डेवलप होता जाएगा फोर्स जो है, जिसकी वजह से उसका टियरिंग होता जाएगा। ठीक है, ड्यू टू द टेंशन द थिन वॉल्ड ऑफ स्टोमियल सेल्स ब्रेक ऑफ। जो स्टोमियल सेल्स है, जो ग्रुप वाली जो रीजन्स होंगे, यहां इनकी जो सेल्स हैं, ये स्टोमियल सेल्स इन जगह प्रेजेंट होगी बेसिकली। ठीक है, ये जो ग्रुप वाले रीजन, तो इन रीजन्स की जो सेल है, ठीक है, वो भी क्या हो जाएंगे, उनके ऊपर भी वो टेंशन डेवलप होगा बेसिकली, जिस टेंशन की वजह से यहाँ से ये ब्रेक ऑफ हो जाएंगे, दे गेट ब्रेक ऑफ। तो जब ये यहाँ से ब्रेक ऑफ हो जाएंगे तो ये इस जगह से क्या हो जाएंगे, पूरे रिलीज आउट हो जाएंगे बेसिकली, जिसको हम फर्दर बोलेंगे बस्टिंग और द डेहिसेंस ऑफ एंथर बेसिकली, डेहिसेंस। ठीक है, तो यहाँ जो डेहिसेंस, जैसे इनका बस्टिंग हुआ, पता नहीं ये स्टोमियल रीजन थे, ये स्टोमियल रीजन जो थे, नैरो ग्रुप जो रीजन है, यहाँ से स्टोमियल सेल जैसे ही वो टियर हुआ है, बस्ट हुआ, ठीक है, तो ये जो सैक जो होंगे ना, दे गेट ओपन। ये पॉलन सैक्स थे, देवर पॉलन सैक, पॉलन सैक, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स भरे हुए थे। तो पॉलन सैक्स क्या हो जाएंगे, वहां से रप्चर बेसिकली। रप्चरिंग को ही हमने बोला है, या बस्टिंग को ही हमने बोला है डेहिसेंस ऑफ
anther basically. So dehiscence of anther take place and causes the release of pollen grains from the pollen sacs into the environment, जिसकी बेसिस पे pollen grains होंगे वो pollen sacs से क्या हो जाएंगे एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो जाएंगे. The overall mechanism is known as the dehiscence of anther basically. अब ये एंथर का जो dehiscence है, जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा, एंथर का जो dehiscence है वो किस किस मैनर में होता है. वो लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है, वो ट्रांसवर्स भी हो सकता है, वो पोरस फॉर्म में भी हो सकता है बेसिकली, और वो बाल की फॉर्म में भी हो सकता है. ठीक है, जो तो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ dehiscence ऑफ एंथर, इट इज अगर इन डिफरेंट मैनर. dehiscence of anther will occur in different manner. Dehiscence of anther will occur in different. Dehiscence of anther, it occur in different manner. वो अलग अलग मैनर में हो सकता है in different manner. Like first is transverse, second is longitudinal, and third is porous, fourth is wall.
टाइप से डाइसेंस हो सकता है, वो लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है, ठीक है, जैसे लॉन्गिट्यूडनल डाइसेंस हुआ उसका। दूसरा ये पोरस भी हो सकता है, पोरस इन द सेंस पोर्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और पोर्स से क्या होंगे कि वो एंथर पोलन ग्रेन्स जो होंगे दे रिलीजेस फ्रॉम द पोलन से, ठीक है। ऐसे ही पोलन ग्रेन्स लॉन्गिट्यूडनल रीजन से भी यहाँ से वो रिलीज हो सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो वो अलग अलग रीजन से उसका डाइसेंस होगा। तो लॉन्गिट्यूडनल जो डाइसेंस है वो कैप्सुला के केस में मिलता है, गॉसिकियम के केस में मिलता है, ऐसे पोरस जो है वो हमें सोलेनम के केस में मिलेगा। दूसरा ट्रांसवर्स, ये ट्रांसवर्स डाइसेंस है, ठीक है, तो ये ट्रांसवर्सली फॉर्म होगा, बस्ट होगा, जैसे हमें ऑसिमम के केस में, ऑसिमम संकन के केस में मिलता है। दूसरे बाल्वेट और बाल्वुलर जो डाइसेंस है, ठीक है, तो वो बाल्व की फॉर्म, जैसे बाल्व होते हैं उस बाल्व की फॉर्म में वहां से क्या होगा, वो डाइसेंस होंगे रिजल्टेंट इन रीजन से, जहां से डाइसेंस हुआ है इन रीजन से पोलन ग्रेन्स जो होंगे दे गेट रिलीजेस इनटू द एटमॉस्फेयर, बेसिकली दे आर पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। तो ये डिफरेंट मैनर में क्या है, उन एंथर्स का डाइसेंस है। तो बाल्वुलर जैसे बारवेरस के केस में हमें मिलता है। तो दिस वाज द टाइप्स ऑफ डाइसेंस ऑफ एंथर्स बेसिकली।